बीए पार्ट सेकंड के लोक प्रशासन के विद्यार्थी नमस्कार। इससे पूर्व के वीडियो में हमने कार्यपालिका के सरकार के अंग के रूप में उसका अर्थ, परिभाषा और प्रकारों के बारे में उसकी जानकारी प्राप्त की थी। आज हम कार्यपालिका के कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे। कार्यपालिका के कार्य विभिन्न शासन प्रणालियों में भिन्न भिन्न होते हैं। यदि एक वाक्य में इस प्रश्न का उत्तर दिया जाए तो ये कहा जा सकता है कि कार्यपालिका का प्रमुख कार्य राज्य की इच्छा की पूर्ति के लिए, जो भी राज्य की इच्छा है या सरकार की इच्छा है उसकी पूर्ति के लिए कार्यपालिका कार्य करती है। फिर भी किसी भी लोकतांत्रिक देश में कार्यपालिका साधारणतः जिन कार्यों का निष्पादन करती है उन्हें इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। कहने का अर्थ यह है कि सरकार का कार्यपालिका द्वितीय अंग है और एक ये प्रमुख अंग है जो संपूर्ण प्रशासन इस के इर्द गिर्द घूमता है। जो प्रशासनिक कार्य, नीति को लागू करने का कार्य जो प्रमुख इसका कार्य है वो कार्यपालिका करती है। फिर भी विभिन्न देशों में जैसी शासन व्यवस्था है उसके अनुरूप ये कार्यपालिका कार्य करती है। जैसे संसदीय शासन व्यवस्था है, अध्यक्षीय शासन व्यवस्था है, तानाशाही शासन व्यवस्था है। तो जैसी देश की परिस्थितियां हैं, उसका पर्यावरण है, उसका भूगोल है, उसका इतिहास है, उसी के अनुरूप ये अपना कार्य करती है। यहाँ एक सामान्यतः लोकतांत्रिक देशों में जो कार्यपालिका है उसी के कार्यों की चर्चा करेंगे। पहला जो कार्य है प्रशासकीय कार्य। प्रशासकीय कार्य में क्या क्या करती है? सभी देशों की कार्यपालिका अपने देश में शांति और व्यवस्था बनाए रखना तथा कानून को क्रियान्वयन करने के लिए अनेक प्रशासनिक कार्यों का निष्पादन करती है। प्रशासनिक कार्य के निष्पादन हेतु कार्यपालिका लोक सेवा का एक व्यापक तंत्र अपनी सहायता के लिए नियुक्ति करती है। इन लोक सेवाओं की भर्ती, वर्गीकरण, प्रशिक्षण, पदोन्नति, वेतन संरचना, सेवा शर्तें का निर्धारण, अनुशासनात्मक कार्रवाई और सेवानिवृत्ति लाभों का नियमन कार्यपालिका द्वारा ही किया जाता है। कार्यपालिका देश में आंतरिक शांति व्यवस्था स्थापित करना और देश के विकास की विभिन्न योजनाओं को लागू करने के लिए अनिवार्य पूर्व जो लक्ष्य है उनका निर्धारण करती है। और शिक्षा, यातायात, कृषि आदि जो नागरिक जीवन का नियंत्रण, अनेक सामाजिक सेवाओं का प्रशासनिक निष्पादन नागरिकों को संतुष्ट करने के लिए कार्यपालिका ये प्रमुख दायित्व है। कहने का अर्थ है कि जो प्रशासनिक दायित्व है वो लोक सेवाओं के माध्यम से करती है। तो सबसे पहले लोक सेवाओं की भर्ती करती है, उनकी सेवा शर्तें निर्धारित करती है, उनको प्रशिक्षण, वर्गीकरण, पदोन्नति और वेतन निर्धारण और उस सेवानिवृत्ति के लाभ ये सारे निर्धारित करती है। और देश में शांति व्यवस्था स्थापन करने के लिए जो भी संसाधन है उनका उपयोग करती है। अब दूसरा जो कार्य है आपका वह है राजनयिक या विदेशिक कार्य। जो राजनयिक और विदेशिक जो कार्य है वह है किसी भी देश की कार्यपालिका विश्व के अनेक देशों के साथ वैदेशिक संबंधों का संचालन करती है। दूसरों देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवहार कैसा करना है, संधियाँ करनी है, समझौते करने हैं और राजदूतों का आदान प्रदान करना है। और इस संदर्भ में जितनी भी जो नीतियाँ बनती है उनको क्रियान्वयन करती है और ये उनकी देखरेख करती है। इन समस्त संदर्भों के निर्णय लेकर कार्य निष्पादन कार्यपालिका द्वारा ही किया जाता है। मंत्रिपरिषद का एक सदस्य, जिस विदेश मंत्री के नाम से भी जाना जाता है, इस कार्य के लिए निर्वाह के लिए प्रत्यक्ष उत्तरदायी होता है। विदेशिक संबंध के संचालन का यह क्षेत्र अत्यधिक जटिल और संवेदनशील होता है क्योंकि इसमें विशेषज्ञता, गोपनीयता, कूटनीति आदि गुणों की आवश्यकता होती है। इन गुणों के कारण ये कार्य व्यवस्था पर जैसे वर्ध निकाय द्वारा नहीं किया जाकर कार्यपालिका के छोटे निकाय द्वारा किया जाता है। जो तीसरा जो कार्य है वह है वित्तीय कार्य। वित्त पर यदि भी व्यवस्थापिका का नियंत्रण होता है और बजट उसी के द्वारा पारित किया जाता है, किंतु बजट का प्रारूप और अन्य जो वित्त जो बिल है उनका निर्माण कार्यपालिका द्वारा किया जाता है। आधुनिक विश्व में लोक कल्याणकारी शासन के विचार ने सरकार
को लोकहित के अनेक कार्य करने के लिए प्रेरित किया है। इस संदर्भ में या इस पृष्ठभूमि में आर्थिक नियोजन व योजनाओं का संचालन कार्यपालिका का मुख्य कर्तव्य बन गया है। देश की संपूर्ण आर्थिक स्थिति पर व्यवहार में कार्यपालिका का ही नियंत्रण होता है। कार्यपालिका ही देश की सरकार की आय के विभिन्न साधनों की पर्याप्तता अथवा अपर्याप्तता और नवीन साधनों की खोज पर विचार करती है। कार्यपालिका ही कोष में होने वाली आय के उपभोग की प्राथमिकताओं का निर्धारण करती है। कहने का अर्थ है कि कार्य जो वित्तीय कार्य है, ऐसे तो वित्त पर नियंत्रण व्यवस्थापिका या संसद के माध्यम से किया जाता है, लेकिन बजट निर्माण का कार्य कार्यपालिका करती है और उसको अनुमोदन कराती है संसद में, और जितने भी संसाधन है वो पर्याप्त है नहीं है, नहीं जो भी है उसके लिए विचार करती है। ये संपूर्ण कार्य कार्यपालिका करती है। जो चौथा कार्य है सैनिक कार्य। वर्तमान विश्व में विचारधाराओं के आपसी टकराव के कारण सुरक्षा का प्रश्न अत्यधिक महत्वपूर्ण बन गया है। लगभग सभी देशों में कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष ही राज्य की सैनिक शक्ति का सर्वोच्चाधिकारी होता है। वह सशस्त्र सेनाओं या सर्वोच्च सेनापति होता है। देश के अन्य उच्चाधिकारी की नियुक्ति, पदोन्नति या जो भी आदेश जारी करते हैं वो सभी कार्यपालिका के द्वारा, जो कार्यपालिका प्रमुख संवैधानिक है उसके माध्यम से किए जाते हैं। युद्ध और शांति की घोषणा करने का अधिकार इसी में निहित है। ये जो संपूर्ण जो सैनिक कार्य है वो कार्यपालिका के माध्यम से किया जाता है। जैसे संसदीय शासन व्यवस्था में जो कार्यपालिका है, संवैधानिक जो प्रमुख राष्ट्रपति है। भारत के संदर्भ में देखिए, भारत का राष्ट्रपति सबसे बड़ा सेनापति है सभी तीनों सेनाओं का, और उनकी सेनापतियों को नियुक्ति का अधिकार जिसे अवसर थे उसके माध्यम से सारे कार्य किए जाते हैं। जो पांचवा कार्य है न्यायिक संबंधी कार्य है। लगभग सभी देशों में राज्य के अध्यक्ष को यह अधिकार होता है कि वह अपराधियों के मृत्युदंड को कम या स्थगित कर सकता है। किसी देश में विशाल स्तर पर विद्रोह हो जाए तो राष्ट्र अध्यक्ष को आम माफ़ी देने का अधिकार भी होता है। भारत और अमेरिका जैसे देशों में कार्यपालिका ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करती है। इन न्यायाधीशों के विरुद्ध यदि महाभियोग का प्रस्ताव व्यवस्थापिका द्वारा पारित कर दिया जाए तो कार्यपालिका उन्हें पद से मुक्त करने का आदेश देती है। आधुनिक युग में जिन देशों में प्रशासकीय न्यायाधिकरण बनाए गए हैं उनमें कार्यपालिका अर्ध न्यायिक कार्य भी संपन्न करती है। तो न्यायपालिका संबंधी कार्य या न्यायिक संबंधी कार्य कार्यपालिका करती है। कार्यपालिका उच्चतम न्यायालय के और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के माध्यम से की जाती है, और उनके समय समय पर जो प्रशासनिक न्यायाधिकरण स्थापित है उनकी सेवा शर्तें उनमें जो नियुक्ति है वो भी कार्यपालिका के माध्यम से किए जाते हैं। आपका जो छठा कार्य है विधि निर्माण संबंधी कार्य है। ऐसे तो विधि निर्माण का कार्य व्यवस्थापिका को ही है, लेकिन व्यवस्थापिका के पास समय अभाव होने के कारण ये कार्य कार्यपालिका को डेलीगेट कर दिया जाता है। इसी संदर्भ में अपन देखेंगे। विधि निर्माण तय मूलतः व्यवस्थापिका का दायित्व है, किंतु विगत अध्याय में यह विवरण दिया जा चुका है कि प्रदत्त व्यवस्थापन की स्थिति में विधि निर्माण के क्षेत्र में कार्यपालिका की शक्तियों को बढ़ा दिया है। प्रत्येक देश की कार्यपालिका व्यवस्थापिका के अधिवेशन बुलाती है, उन्हें स्थगित करती है और उन्हें भंग करती है। भारत और इंग्लैंड जैसे संसदीय शासन व्यवस्था वाले देशों में कार्यपालिका कानून निर्माण हेतु बिल तैयार करती है और उन्हें विधानमंडल में विचार विमर्श के लिए प्रस्तुत करती है। यही नहीं, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में जहां शक्तियों का पृथक्करण के कारण कार्यपालिका व्यवस्थापन का कार्य प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकती। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के अधिवेशन के आरंभ में या अधिवेशन के समय देश की परिस्थितियों के बारे में आवश्यक सूचना और संदेश भेज सकती है। कहने का अर्थ यह है कि जो विधि निर्माण संबंधी जो कार्य है वो कार्यपालिका करती है प्रदत्त विधान के कारण। प्रदत्त विधान क्या है? प्रदत्त विधान यह है कि नीति निर्माण संबंधी जो कार्य है वो कार्यपालिका को स्थानांतरित कर दिया जाता है कुछ अधिकारों के साथ, और वो उन कानून निर्माण का कार्य करती है। ये संसदीय शासन और व्यवस्था अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में दोनों में थोड़ा अलग है। संसदीय शासन व्यवस्था में क्योंकि कार्यपालिका
व्यवस्थापिका का एक भाग, उसके कार्यपालिका में जो मंत्रिमंडल होता है जो कानून निर्माण करते हैं, तो वो व्यवस्थापिका का एक भाग होता है, जबकि अध्यक्ष शासन व्यवस्था में ऐसा नहीं है। लेकिन अध्यक्ष शासन व्यवस्था में वहाँ की जो कार्यपालिका है वो अधिवेशन जब चलता है कांग्रेस का वहाँ यूएसए में, तो वो उसमें अपील कर सकती है, उसमें अपना संदेश भेज सकती है, इसके माध्यम से वो कानून निर्माण का कार्य करती है। और इस कानून निर्माण की जो अधिकार है, जो व्यवस्थापिका के पास था लेकिन वो कार्यपालिका कर रही है, इसको लेकर एक विचारक है हार्ड हीवर्ट ने उसने नवीन निरंकुशता की संज्ञा दी है कि इस प्रदत्त विधान के कारण जो कार्य बढ़ते जा रहे हैं कार्यपालिका के, वो एक निरंकुशता की ओर ले जा रहे हैं। जो अंतिम जो कार्य है राजनीतिक कार्य है। किसी भी देश की कार्यपालिका राजनीतिक दृष्टि से उस देश की राजनीतिक व्यवस्था को नेतृत्व करती है। नेतृत्व के उस कार्य के अंतर्गत कार्यपालिका विचार विमर्श करने के बाद निर्णय लेकर उन्हें क्रियान्वयन करने तथा इन निर्णयों के प्रति जन समर्थन प्राप्त करने का प्रयत्न करती है। कार्यपालिका किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में नई मांग व आकांक्षाएं पैदा कर उनके पूर्तिकार समाधान प्रस्तुत करने के लिए समर्थन जुटाती है। कहने का अर्थ है कि जो कार्यपालिका जो लीडरशिप है, उस निर्णय जो लीडरशिप देता निर्णय, उसके निर्णय को जन समर्थन प्राप्त करने के लिए कार्य करती है। किसी भी देश की कार्यपालिका उस देश की राजनीतिक व्यवस्था को एकता, शांति, सुव्यवस्था के सूत्र में बांधने का कार्य करती है। वह समाज को या राष्ट्र के विखंडन करने वाली शक्तियों की कुचलती है। देश के शासन और प्रशासन पर निरंतर निरीक्षण और नियंत्रण करती है। निर्णय निर्माण के लिए तथ्यों का संग्रहण और सूचनाओं का संकलन करती है। इन समस्त कार्यों को करते हुए कार्यपालिका से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने देश की व्यवस्थापिका के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से देश के मतदाताओं के प्रति अपनी उत्तरदायित्वों का निर्वाह करे। अपनी इन्हीं समस्त महत्वपूर्ण कार्यों के कारण कार्यपालिका की शक्ति आधुनिक युग में बहुत अधिक बढ़ गई है। धन्यवाद।